हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। बहुत समय के बाद हमारे इस चैनल पे आज प्रीवियस ईयर की वीडियो आई है जीके की। काफ़ी समय से आप देख रहे थे कि हमारे चैनल पे कोई भी प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं आई थी जीके के लिए। तो चलिए हम आज से ये सीरीज़ दोबारा से शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं वो नहीं देखी हैं तो आप जल्दी जाइए और उन्हें देख लीजिए और साथ में उनके नोट्स भी बना लीजिए। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है एग्ज़ाम्स में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमको ये भी आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछेगा। साथ के साथ कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोबारा से देख लें। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को भी नहीं देखा है तो आप जल्दी जाइए और उन सभी वीडियोज़ को भी देख लीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड जो है जिसका नाम है एडिडास, उन्होंने बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पे लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दीपिका पादुकोण। एडिडास जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के। इनका कहना है, एडिडास का कहना है कि पादुकोण जो हैं वो बिल्कुल फिट बैठती हैं, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से फिट होती हैं। जो ब्रांड का एम्बिशन है जो कि है क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंज थ्रू स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। सुनील गुप्ता जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं एडिडास के इंडिया में, उन्होंने ये बात कही थी। दीपिका भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि किस तरीके से एथलीट के तौर पे उन्होंने गेम्स को खेला, स्पोर्ट्स को खेला और किस तरीके से स्पोर्ट्स ने उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज किया, एक अच्छा शेप दिया। उनका कहना है, आज मैं जो भी हूँ, मैं फिट हूँ इमोशनली और मेंटली एंड फिज़िकली। जो मैं हूँ वो स्पोर्ट्स की वजह से ही है और स्पोर्ट्स ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है, काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए हैं। तो इन ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि स्पोर्ट्स जो है वो इंटीग्रल पार्ट है मेरी लाइफ़स्टाइल का। तो हम जैसा कि समझे हैं इस सवाल से कि दीपिका पादुकोण जो हैं वो जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड जिसका नाम एडिडास है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी, ये बात चल रही है 2021 की, ये गवर्नर हैं कौन से स्टेट के? तो देखिए, प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं इनका जन्म 1 दिसंबर 1942 को, यानी कि आज़ादी से 5 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिन्होंने 28वें गवर्नर के तौर पे काम किया था असम के 2017 से लेके 2023 तक। इन्होंने गवर्नर ऑफ नागालैंड के तौर पे भी काम किया है 2021 से 2023 तक और इन्होंने गवर्नर ऑफ मिज़ोरम के तौर पे भी काम किया है 2019 में। ये भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं और इन्होंने 13वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे भी काम किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 2016 से 2017 तक। ये तो बात हो गई 2021 के गवर्नर के बारे में। आज हम अब देखते हैं कि हमारे जो 2023 में यानी कि अभी कौन है वहाँ के गवर्नर। तो गुलाब चंद कटारिया इनका नाम है। 13 अक्टूबर 1944 को इनका जन्म हुआ था। ये भी एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो कि 29th गवर्नर ऑफ असम के तौर पे काम कर रहे हैं 2023 से। वो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, माफ़ कीजिएगा, वो मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में 2013 से 2018 तक, 2003 से 2008 तक और 1993 से 1998 तक। ये एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के राजस्थान में और ये मेंबर भी हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो यहाँ हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सबसे पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के हिसाब से। तो देखिए, आइसलैंड जो है जिसका मैप भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कई सालों से कंटिन्यूसली जो है मोस्ट पीसफुल कंट्री का खिताब जो है वो जीत रहा है और इंडेक्स में टॉप कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स रिपोर्ट है उसको। यहाँ आप देख सकते हैं आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे है, आयरलैंड नंबर 3 पे है।
इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं पोलैंड 25 पे है, कुवैत 39 पे है, फ्रांस 65 पे है। इसी तरीके से आपको कई सारे कंट्रीज़ के नेम दिख जाएंगे। इवन नेपाल 73 पे है। लेकिन अगर हमें अपना देश देखना है, अपने देश के बारे में जानना है, तो हमें और आगे चलना पड़ेगा। यहाँ आगे चलने के बाद हमें अपने देश के बारे में पता चलता है। तो हमें अगर अपना देश देखना है, तो अपना देश देखने से पहले हम कुछ और कंट्रीज़ देखते हैं। जैसे चाइना 89 पे है, और चाइना जो 89 पे है, उसके बाद है अल्जेरिया जो कि 109 पे है, और इसमें जो हमारा भारत है वो है 135 नंबर पे। आप देख सकते हैं 135वें नंबर पे जो है वो भारत आया है। सबसे कम खुशहाल देश, सबसे कम पीसफुल देश जो है वो है अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रशिया और साउथ सूडान। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पांचों कंट्रीज जो हैं वो सबसे वर्स्ट फेज में है अपने पीस के लिए। सबसे ज़्यादा खराब यहाँ पे पीस है। अफगानिस्तान में अभी हमने देखा था कुछ समय पहले किस तरीके से तालिबान ने वहाँ अपनी फोर्सफुली जो सरकार थी उसको इस्टेब्लिश किया था, और कई लोगों को अपना घर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के अफगानिस्तान से भागना पड़ा था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है कौन सी सिटी को क्लीनिएस्ट सिटी अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में। तो देखिए, इंदौर जो है उसको अवार्ड किया गया है क्लीनिएस्ट सिटी के लिए पूरी कंट्री में 2019 में, और भोपाल जो है उसको डिक्लेयर किया गया है क्लीनिएस्ट कैपिटल। उज्जैन जो है उसको अवार्ड दिया गया है क्लीनिएस्ट सिटी का पॉपुलेशन कैटेगरी में 3 लाख टू 10 लाख के बीच में। ये अवार्ड जो है इसे दिया गया था प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा, क्योंकि ये 2019 की बात चल रही है। अभी हमारी प्रेसिडेंट जो हैं, आप जल्दी जाइए और उनका पूरा नाम लिखिए कि उनका पूरा नाम क्या है। जल्दी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि उनका पूरा नाम क्या है। यहाँ हम देखेंगे तो श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये अवार्ड दिया था एक फंक्शन में। और इस अवार्ड फंक्शन में श्री हरदीप पुरी जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी हैं, श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेक्रेटरी MOHUA, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी सारे फेमस पॉलिटिशियंस जो थे वो प्रेजेंट थे इस फंक्शन में। इस ओकेशन पे बात करते हुए प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया जो है वो एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखा रहा है अचीव करने में गोल ऑफ रूरल एंड अर्बन सैनिटेशन। उन्होंने ये भी कहा कि पहला प्राइज़ चारों कैटेगरी में जीतने में, चारों सर्वेज में जीतने में इंदौर जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट किया है बाकी अर्बन सेंटर्स के लिए। प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि साफ़ सफाई जो है वो इंटीग्रल बिहेवियर का हिस्सा है हर सिटीज़न के, और हमें खुद के साथ साथ अपने आसपास के जगह को भी साफ रखना चाहिए। कई सारे लोग जो हैं वो अपने पर्सनल हाइजीन पे तो ध्यान देते हैं, अपने पर्सनल साफ सफाई पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन जब पब्लिक और कम्युनिटी की सफाई की बारी आती है तो वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अपनी मेंटलिटी में चेंज करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्वच्छ भारत जो हमारा सपना है, हमारे देश के हर नागरिक का सपना है, उसको अगर पूरा करना है तो। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। अगला सवाल है हमारा, विच टीम हैज़ वॉन द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इसने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 5 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद इंडिया ने 2 बार जीता है 1983 और 2011 में। वेस्ट इंडीज़ ने 1975 और 1979 में जीता है। इंग्लैंड ने 2019 में, पाकिस्तान ने 1992 में और श्रीलंका ने 1996 में। मेरा सवाल है आप लोगों से कि जब मैंने आपको अभी सारी कंट्रीज़ के नेम बताए जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब एक देश हैं और हम सभी को पता है कि ये वर्ल्ड मैप में कहाँ आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि वेस्ट इंडीज़ जब मैं बोलता हूँ या जब हम वेस्ट इंडीज़ हम किसी टीम की बात करते हैं, तो वो कौन से देश की टीम है, वो कौन सी जगह की टीम है? क्या वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश है जहाँ के लोग वो क्रिकेट खेलते हैं? तो आप जल्दी जाइए और मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में, और जल्दी बताइए कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो कहाँ की टीम है। आगे अगर हम देखेंगे तो पिछले 44 साल से लगभग ICC
क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी तक 12 बार हुआ है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो है उसने पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1975 में और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया था। उसके बाद इन्होंने 1979 में यानी कि अगली बार फिर से जीता और पूरी दुनिया जो थी वो मान गई कि वेस्ट इंडीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया जो है उन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप जीता और किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि 83 में हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, बट हमने वो कर दिखाया। 2003 में ऑस्ट्रेलिया जो थी उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कप अपना जीता और दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स जीते थे। लेकिन साल 2011 हम या आप कोई वो दिन नहीं भूल सकते जब इंडियन क्रिकेट टीम जो थी उसने वर्ल्ड कप जीता दोबारा से 28 सालों बाद। वो एक मूवमेंट था बहुत इमोशनल हर इंडियन क्रिकेट फैन के लिए पूरी दुनिया में। हम अभी भी जब भी क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, जब भी हम वर्ल्ड कप सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी छक्का याद आता है, आखिरी सिक्स याद आता है जो धोनी ने सिक्स मार के और किस तरीके से हमारी इंडियन टीम को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जितवाया था। हर क्रिकेट फैन के, हर इंडियन क्रिकेट फैन के आंखें नम थी कि हमने 28 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। 2015 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है जिसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके होस्ट करते हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया जीतती है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने का जो क्रेडिट है वो ले जाती है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। जो आखिरी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो 2019 में हुआ था, जो कि इंग्लैंड के द्वारा कराया गया था, इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। और इंग्लैंड जो है वो लास्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनती है। 2019 के बाद अभी तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल रेल यूनिवर्सिटी जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में कहाँ पे। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी कि केंद्रीय सरकार जो है उन्होंने एक इशू किया है नोटिफिकेशन को जिसमें बोला गया है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और उसको बोला जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है ये वडोदरा में स्थित है और इसका नाम बदल के इसको किया जाएगा गति शक्ति विद्यालय। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द 2021 बुकर्स प्राइज फॉर द प्रॉमिस। द प्रॉमिस पुस्तक का नाम है। डेमोन गैलगट, ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपनी नोवेल द प्रॉमिस के लिए ये अवार्ड जीता है। ये किताब जो है वो एक स्वाट फैमिली के ऊपर लिखी गई है जो कि डच सेटलर्स के डिसेंडेंट्स थे और इन्होंने उस किताब के अंदर काफ़ी अच्छी एक कहानी लिखी है। इस किताब को 2021 में पब्लिश किया गया था और ये एक साउथ अफ्रीकन राइटर हैं और ये इनकी 8वीं नोवेल थी। गैलगट जो है वो फिक्शन लिखते हैं और फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज द फ्लैग बेरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इवेंट। तो देखिए, बजरंग पुनिया जिन्हें आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, उन्होंने कैसे गर्व से प्राउड से हमारा जो भारत का झंडा है, जो फ्लैग है, उसको उठाया हुआ है। बजरंग पुनिया जो हैं उन्होंने फिनिश किया था अपना टोक्यो ओलंपिक्स ब्रोंज मेडल के साथ 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ये फ्लैग बेयरर बने थे इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो के। इवेंचुअली जो प्रेसिडेंट थे आईओसी के जिनका नाम था थॉमस बाक, उन्होंने डिक्लेयर किया 32nd ओलंपिक गेम्स जो है वो ख़त्म हो गया है और जो फ्लैग था उसको हैंड ओवर कर दिया गया है फ्रांस को, ताकि 2024 में फ्रांस जो है वो पेरिस में ओलंपिक्स को हेल्ड कर सके, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर सके। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2021।
इसका करेक्ट आंसर दुर्गा पूजा है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर्स जिसे LCH भी बोला जाता है, उसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है डिफेंस में। ऐसा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हमने सपना देखा है वो अब धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। LCH यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो है, जिसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जिसे HAL भी बोला जाता है, इंडियन एयरफोर्स के लिए जोधपुर में। LCH जो है उससे नाम दिया गया है प्रचंड। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक बहुत अच्छे समय में बन के तैयार हुआ है, जिसे हम अमृतकाल बोलते हैं, क्योंकि इसी समय जो देश है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है। इन्होंने कहा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये IAF के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ही, साथ में ये हमें पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भी बनाएगा डिफेंस प्रोडक्शन में। इन्होंने कहा, रक्षा मंत्री ने ये भी कहा साथ में कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से हम अपनी मिसाइल्स अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अब उसी तरीके से कुछ समय बाद ही हम लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्हें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे CDF भी बोला जाता है, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल BR चौधरी, एयर मार्शल विक्रम सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HAL श्री CB अनंत कृष्णन, सीनियर ऑफिशियल्स जो थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इंडियन एयरफोर्स के, ये सभी लोग जो थे उस ओकेजन पे प्रेजेंट थे। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की इंडियन एयरफोर्स की और बोला कि ये हवाई जहाज़, ये हेलीकॉप्टर जो है वो ना कि सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल थ्रेट जो है हमारे देश के लिए आज़ादी से जो शुरू हुआ था उसको भी कॉम्बैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, पहली इंडियन वुमन फाइटर पायलट जो कि एक फाइटर जेट फ्लाई करेंगी या जिन्होंने फाइटर जेट फ्लाई किया, उनका क्या नाम है? तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स वुमन फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने पहली बार एक फाइटर जेट फ्लाई किया था और ये स्क्वाड्रन लीडर भी हैं। ये बहुत गर्व की बात है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में एक न्यूज़ चैनल को अपना एक इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हर वो युवा जो कि डिफेंस में अपना रुचि दिखाता है या जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए एयर फोर्स एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि स्काई की कोई लिमिट नहीं होती है। इन्होंने बहुत सी लड़कियों को प्राउड फील कराया है और इन्होंने बहुत सी लड़कियों को एक उम्मीद दी है कि आप भी डिफेंस में अच्छे से बहुत अच्छा कर सकती हो। सिर्फ कोई भी डिफेंस जो है वो मेल डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल था, अरेंज द गिवन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ देयर फॉलोअर्स। तो देखिए, मैं आपको जो वर्ल्ड डाटा है उसके बारे में बताता हूँ पहले, फिर हम इस सवाल के जवाब को खुद ही समझ लेंगे। क्रिश्चियनिटी जो है उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और उसको फॉलो करने वालों की संख्या 2.38 बिलियन है। इस्लाम उसके बाद सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है, जो कि है 1.91 बिलियन। उसके बाद है हिंदुइज़्म 1.16 बिलियन, फिर है बौद्धिज़्म 507 मिलियन, फिर फोल्क रिलीजन्स हैं, अदर रिलीजन्स हैं, जुडाइज़्म है, अनएफिलेटेड रिलीजन्स हैं। क्रिश्चियनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, जो मेन 3 रिलीजन्स हैं हमारे, वह क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़्म और बौद्धिज़्म। क्रिश्चियनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है
और इसको लगभग 2.4 मिलियन लोगों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। क्रिश्चियनिटी जो है वो डिवाइडेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न थियोलॉजी में, और ये डिविजन्स भी जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जैसे कि कैथोलिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। उसके बाद ये ब्रांचेस जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं थाउजेंड ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस में, जिसे हम आज जानते हैं, जैसे कि बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, लूथरन्स, मॉर्मोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेटिकन सिटी जो है, आपको जल्दी जाके कमेंट करके आप मुझे बताओ कि वेटिकन सिटी का हाईएस्ट पॉइंट कितना है। हाईएस्ट पॉइंट कितना है आपको जाके जल्दी से कमेंट करना है। वेटिकन सिटी जो है और जो पिटकैरन आइलैंड्स है वो 100% पॉपुलेशन जो है वहाँ की वो क्रिश्चियन है। और भी कई सारे नेशंस के अंदर 93% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है। कंट्रीज जिसकी 93% पॉपुलेशन मिनिमम क्रिश्चियन है वो है वेटिकन सिटी, पिटकेरियन आइलैंड्स, अमेरिकन सामोआ, अर्मेनिया, बारबाडोस, ईस्ट तैमूर, एल सल्वाडोर, ग्रीस, किरिबती, माल्टा, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, पेरू, रोमानिया, वेनेजुला। ये कंट्रीज जो हैं इनकी पॉपुलेशन मिनिमम 93% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। अगला रिलीजन जो है, जो कि सेकंड सबसे बड़ा रिलीजन है हमारे वर्ल्ड का, उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है और इसको प्रैक्टिस किया जाता है जिन लोगों के द्वारा, उनको मुस्लिम्स बोला जाता है। मालदीव्स, मॉरिशटीना और सऊदी अरेबिया की ऑलमोस्ट 100% इनहेबिटेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम को। कई सारे देशों में लगभग 95% जो इनहेबिटेंट्स हैं वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं या तो सुन्नी के तौर पे या शिया मुस्लिम्स के तौर पे। कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन 95% कम से कम मुस्लिम्स हैं उसमें है मॉरिटानिया, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मोरक्को, लीबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यमन और लगभग 50 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। वहीं जब हम हिंदुइज़्म की बात करते हैं तो वो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है ग्लोबली। हिंदुइज़्म जो है उसे कंसीडर किया जाता है धर्म या फिर वे ऑफ लाइफ। इसका ओरिजिन जो था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हुआ था और इसको वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन जो है वो हम मानते हैं कि इंडिया में है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 1.93 बिलियन हिंदूज जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, यानी कि 79.8% पॉपुलेशन। वहीं नेपाल को अगर हम देखें तो वो सेकंड हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ 28.6, लेकिन वहाँ की 81.3% पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज को बिलोंग करती है। कुछ हिंदूज कंट्री को अगर हम देखें जहाँ पे हिंदूज रहते हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएस, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको हिंदूज जो हैं वो मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बौद्धिज्म जो है, बौद्धिज्म को अशोका ने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया था अपने टाइम पे। आपसे मेरा सवाल है, आप जल्दी जाइए और मुझे बताइए किस वॉर के बाद अशोका जो थे उन्होंने धम्म एक्सेप्ट कर लिया था, धर्म एक्सेप्ट कर लिया था और वो बौद्ध धर्म को मान लिए थे। आप जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए उस वॉर का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है हमारे हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। मैंने आपको बता दिया है इस क्वेश्चन की सारे ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छे से। अब आप बताइए कमेंट करके कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा। मैं पहला और दूसरा सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। क्रिश्चियनिटी पहला होगा और इस्लाम दूसरा होगा। अब आपको बताना है बौद्धिज्म, हिंदू और सिख, इन तीनों को आपको सही तरीके से सीक्वेंस में सेट करना है और बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगला सवाल है, वेयर वॉज द अर्थ कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस लेक्चर ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन 1992। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी भी बोला जाता है जिसको, या फिर जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, उसे 1992 में किया गया था 3 से 14 जून तक रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में।
ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो था ये हुआ था 20वीं वर्षगांठ 20वीं एनिवर्सरी के तौर पे, जब पहली बार फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में स्टॉकहोल्म में। आप देख सकते हैं। आपसे मेरा सवाल है, जल्दी जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए ये चारों शहर जो हैं ये कौन कौन से देश में हैं। वियना कहाँ है, पेरिस कहाँ है, रियो डी जेनेरियो कहाँ है और स्टॉकहोल्म कहाँ है। जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हमने देखा था कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट और मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और एनजीओज, जिन्हें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, 179 कंट्रीज से आए थे और सब ने एक मैसिव एफर्ट किया था, फोकस किया था इस चीज़ पे जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ऑन द इन्वायरमेंट। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है 3 ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स हैव सिमिलैरिटीज। इनमें से 3 ऑप्शंस जो हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है। तो देखिए, जब हम देखते हैं यूरोप को, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप के ऊपर कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन। तो आपको माफ़ कीजिएगा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड। इसी तरीके से जब हम देखते हैं साउथ अमेरिका, तो वो भी एक पूरा कॉन्टिनेंट है। वहाँ भी आपको कई सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि वेनेजुला, चिले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। इस तरीके से आपको कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मिल जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं जापान को, तो जापान जो है वो खुद एक कंट्री है और इसीलिए जापान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमें जब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया खुद भी एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया नाम का एक कंट्री भी है। जिस तरीके से हम देखते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो 2 कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका तो एक कंट्री है, बट नहीं, अमेरिका कोई कंट्री नहीं है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक देश है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है और साथ में वो एक कॉन्टिनेंट भी है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जापान, क्योंकि जापान सिर्फ एक कंट्री है और उसकी कैपिटल टोक्यो है। आप जल्दी जाइए और इस वीडियो का आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिए और मुझे बताइए कि जापान की करेंसी जो है उसका क्या नाम है और जापान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। कुछ समय पहले वो भारत आए थे। आप जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर पे हमला भी हुआ था। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट करके मुझे बताइए जापान की करेंसी का क्या नाम है और जापान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। अगर अभी भी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं हमारी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप जल्दी जाइए और उनको देख लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स के क्विज़ मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। आशा करता हूँ आप सबने पूरी वीडियो देखी होगी और सभी सवालों के जवाब दिए होंगे।